हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले इक्वल एरिया क्राइटेरिया के बारे में। तो जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस में। इससे पहले हमने बात किया था ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग क्या बात करते हैं, अगर हमारे सिस्टमेंस में अगर डिस्टर्बेंस आ रहा हो, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में वो डिस्टर्बेंस को लेके हमारा सिस्टम स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस में। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहले इक्वल एरिया क्राइटेरिया के हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मतलब इक्वल एरिया क्राइटेरिया कौन कौन से केसेस में एप्लीकेबल होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या है, फिर उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज़ अ मेथड टू स्टडी अबाउट ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस है उसकी स्टडी करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है वो एप्लीकेबल होता है सिंगल मशीन के लिए। और ये जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया है वो कहाँ से आया है? ये इक्वल एरिया क्राइटेरिया स्विंग इक्वेशन से ही आया है। इससे पहले हमने बात किया था स्विंग इक्वेशन के बारे में, राइट। तो जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया वो स्विंग इक्वेशन से ही आता है। अगर आपको स्विंग इक्वेशन के बारे में पता है तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज ड्राइव फ्रॉम स्विंग इक्वेशन ओनली। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर दो मशीन है तो तब तक के हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अगर मल्टीपल मशीन है तो ऐसे केस में अगर हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाए तो ऐसे केस में ओवरऑल जो प्रोसेस होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यही, या फिर बोल सकते हैं ओवरऑल जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है वो बेस्ट सूटेबल होता है सिर्फ और सिर्फ दो मशीन के लिए। तो जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया है, जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया है, इफ़ टू मशीन आर देयर देन वी नीड टू कन्वर्ट दैट टू मशीन। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर दो मशीन है तो हम लोग वो दो मशीन के लिए भी इक्वल एरिया क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। कैसा अप्लाई कर सकते हैं? वो दोनों जो मशीन है उसे हमें सिंगल मशीन में कन्वर्ट करना होगा। इफ़ टू मशीन आर देयर देन वी नीड टू कन्वर्ट दैट टू मशीन इनटू सिंगल मशीन। वो दोनों जो मशीन है उसे हमें सिंगल मशीन में कन्वर्ट करना होगा इक्वल एरिया क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए। फॉर मल्टीपल मशीन के लिए जो कैलकुलेशन होगा वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हैंस दिस इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज सूटेबल फॉर सिंगल मशीन या फिर आप बोल सकते हो टू मशीन। तो यही रीज़न की वजह से जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है वो सिंगल मशीन के लिए या फिर हम लोग बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दो मशीन के लिए सूटेबल होता है। और अगर हम लोग दो मशीन के लिए भी अगर इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगा रहे हैं तो दोनों जो मशीन है उसे हमें सिंगल मशीन में कन्वर्ट करना होगा और सिंगल मशीन में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपको क्या बोलता है कि जो इंटीग्रेशन होता है एक्सेलरेटिंग पावर का वो क्या होता है? वो होता है ज़ीरो। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इक्वेशन फॉर इक्वल एरिया क्राइटेरिया, इक्वल एरिया क्राइटेरिया के लिए ये वाला इक्वेशन होता है। जो इंटीग्रेशन होता है एक्सेलरेटिंग पावर का वो क्या होता है? वो होता है ज़ीरो। ये पी सबस्क्रिप्ट में ए हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेलरेटिंग पावर। ये डी डेल्टा और यहाँ पर ये इंटीग्रल, यहाँ पर ये डेल्टा नॉट और यहाँ पर ये जो डेल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है रोटर एंगल। तो यहाँ पर ये जो टर्म का जो इंटीग्रल होता है, एक्सेलरेटिंग पावर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ज़ीरो और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग पावर इज़ ज़ीरो। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेटिंग पावर का जो इंटीग्रेशन है वो हमें कैसा मिलता है? हमें मिल रहा है ज़ीरो और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है इसको हम लोग फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है फर्स्ट स्विंग के बारे में। अगर फर्स्ट स्विंग अगर स्टेबल रही तो बाकी की जितनी भी जो स्विंग होगी वो स्टेबल रहेगी। तो यही रीज़न की वजह से जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये स्विंग क्या होती है? यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाई एक्सिस, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस इंडिकेट कर रही है डेल्टा, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से रिस्पांस कंसिडर किया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होते जा रहा है? डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल रही है फर्स्ट स्विंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन दिखाई दे रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये इंक्रीजिंग स्लोप ऊपर की तरफ स्लोप जीरो होगी, फिर डिक्रीजिंग स्लोप, फिर इंक्रीजिंग स्लोप, फिर डिक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। तो जो इंक्रीजिंग स्लोप और जो डिक्रीजिंग स्लोप है इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्विंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल रही है फर्स्ट स्विंग, यहाँ पर हमें मिल रही है सेकंड स्विंग, यहाँ पर हमें मिल रही है थर्ड स्विंग, यहाँ पर हमें मिल रही है फोर्थ स्विंग। यहाँ पर ये वाली जो स्विंग है फर्स्ट स्विंग है, ये वाली जो स्विंग है वो है सेकंड स्विंग, ये वाली जो स्विंग है वो है थर्ड स्विंग और ये वाली जो स्विंग है वो है फोर्थ स्विंग।
तो जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया वो आपको ये फर्स्ट स्विंग की इन्फॉर्मेशन देता है, फर्स्ट स्विंग की स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताता है। अगर ये पहली वाली स्विंग अगर स्टेबल हो गई इक्वल एरिया क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो बाकी की जितनी भी जो स्विंग होगी वो स्टेबल होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यही रीज़न की वजह से जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज इट गिव्स आइडिया अबाउट फर्स्ट स्विंग। अगर पहली वाली स्विंग अगर स्टेबल है तो बाकी की जो स्विंग होगी वो भी स्टेबल होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्वल एरिया क्राइटेरिया गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है वो फर्स्ट स्विंग की स्टेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर हम लोग टॉप पे देखें जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऊपर की तरफ जो स्लोप है वो हमें कैसे मिल रही है, स्लोप हमें मिल रही है ज़ीरो, इसका मतलब डी डेल्टा बाई डी टी कैसा होगा, ज़ीरो होगा, राइट। डी डेल्टा बाई डी टी क्या होगा, ज़ीरो होगा। किसी भी रिस्पॉन्स में आपको ज़ीरो स्लोप मिल जाए तो इसका मतलब डी डी टी बाई डी टी कैसा होगा, डी डेल्टा बाई डी टी कैसा होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला रिस्पॉन्स ऊपर की तरफ जो स्लोप है वो क्या हो गई, ये ज़ीरो हो गई है, इसका मतलब डी डेल्टा बाई डी टी ये कैसा है, ये है ज़ीरो। मगर ये वाला अगर हम लोग ग्राफ देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जा रही है, स्लोप आपको ज़ीरो नहीं मिल रही है, राइट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप केयरफुली अगर नोटिस करो, आपका अगर ग्राफिकल कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है या फिर अगर ग्राफ के बारे में अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है, स्लोप के बारे में, इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये टॉप पर आपको जो स्लोप जो मिलेगी वो आपको कैसे मिलेंगी, स्लोप आपको मिलेंगी ज़ीरो, स्लोप आपको ज़ीरो मिलेंगी, डी डेल्टा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मगर यहाँ पर आप देखो स्लोप आपको कहीं पे भी ज़ीरो नहीं मिल रही है, कंटिन्यूसली आपको इंक्रीजिंग स्लोप मिलते जा रही है। और ये जो इंक्रीजिंग स्लोप है वो कहाँ तक के जाएंगी, जो इंक्रीजिंग स्लोप है वो इन्फिनिटी तक के जाएंगी। तो जो इंक्रीजिंग स्लोप है वो इन्फिनिटी तक के जा रही है, इसका मतलब डी डेल्टा बाई डी टी है वो कैसा होने वाला है, नॉन ज़ीरो होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो डी डेल्टा बाई डी टी अगर नॉन ज़ीरो होता है तो ऐसे केस में आपका जो सिस्टम है वो कैसा होने वाला है, आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल होगा। मगर डी डेल्टा बाई डी टी अगर आपको ज़ीरो मिल जाता है किसी भी रिस्पांस में, स्लोप आपको ज़ीरो मिल जाती है किसी भी रिस्पांस में, तो ऐसे केस में आपका जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। नोट डैट अगर फाइनली अगर हमें डी डेल्टा बाई डी टी अगर ज़ीरो मिल जाता है तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा रहने वाला है, जो सिस्टम है वो हमारा स्टेबल रहने वाला है। सिस्टम हमारा कैसा रहेगा, जो सिस्टम है वो हमारे स्टेबल रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर यही होता है इक्वल एरिया क्राइटेरिया, जो एक्सेलरेटिंग पावर का जो इंटीग्रेशन होता है वो ज़ीरो होता है। और जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है पहली वाली स्विंग की स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया देता है। पहली वाली स्विंग अगर स्टेबल है अकॉर्डिंग टू इक्वल एरिया क्राइटेरिया तो बाकी की जितनी भी जो स्विंग होगी वो भी स्टेबल होगी, राइट। स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि डी डेल्टा बाई डी टी हमें क्या मिलना चाहिए, डी डेल्टा बाई डी टी हमें मिलना चाहिए ज़ीरो, डी डेल्टा बाई डी टी हमें क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए, स्टेबिलिटी कंडीशन है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्वल एरिया क्राइटेरिया के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। अगर हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया के एप्लीकेशन के बारे में बात करें, एप्लीकेशन ऑफ इक्वल एरिया क्राइटेरिया, एनालिसिस ऑफ फॉल्ट अकर इन ट्रांसमिशन लाइन नियर टू बस। अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है जो कि बस के क्लोज में, बस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट आप बोल सकते हो, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसके साथ बहुत सारी इनकमिंग लाइन और आउटगोइंग लाइन कनेक्टेड होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एनालिसिस ऑफ फॉल्ट अकर इन ट्रांसमिशन लाइन नियर टू बस, अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है जो कि बस के बहुत क्लोज में, तो अगर ऐसी ट्रांसमिशन लाइन में अगर फॉल्ट हो जाता है जो कि बस के बहुत क्लोज में होती है, बस बार के बहुत क्लोज में होती है, तो ऐसी जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी जो फॉल्ट एनालिसिस है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन जो कि बस बार के क्लोज में और ट्रांसमिशन लाइन में अगर फॉल्ट हो जाए तो ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। सिमिलरली कॉन्टिंजेंसी एनालिसिस में हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टिंजेंसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ लाइन फ्रॉम पैरेलल लाइन। हमने पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, फिर उसके बाद पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन में से हमने एक ट्रांसमिशन लाइन को निकाल दी। तो ये जो एक ट्रांसमिशन लाइन को निकालने के बाद सिस्टम की जो स्टेबिलिटी की जो एनालिसिस होगी उसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्टिंजेंसी एनालिसिस। सिमिलरली फॉर फॉल्ट अकर एट द मिडल ऑफ द लाइन, अगर लाइन के बीच में अगर फॉल्ट अकर होता है तो ऐसे केस में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। कंटिंजेंसी एनालिसिस के लिए भी इक्वल एरिया क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑल्टरनेटर का स्टीम इनपुट अगर इंक्रीज़ कर रहे तो ऐसे केस में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। तो हम लोग ये लास्ट वाला जो एप्लीकेशन है इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो ऑल्टरनेटर है उसका जो इनपुट है, हमें पता है जो ऑल्टरनेटर है उसको हम लोग इनपुट में क्या देते हैं, स्टीम इनपुट देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग ये देखेंगे कि जो अल्टरनेटर का जो स्टीम इनपुट है जब उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो ऐसे केस में हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया।
तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया का पहला वाला एग्जांपल, इफ़ वी इंक्रीजिंग स्टीम इनपुट ऑफ अल्टरनेटर देन हाउ वी विल अप्लाई इक्वल एरिया क्राइटेरिया। जब हम लोग अल्टरनेटर का स्टीम इनपुट इंक्रीज़ करेंगे तो ऐसे केस में हम लोग किस तरीके से इक्वल एरिया क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, उसी के बारे में बात करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें पता होना चाहिए जो अल्टरनेटर होता है उसमें इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, इनपुट में हम लोग देते हैं स्टीम एनर्जी, और अल्टरनेटर के आउटपुट से हम लोग क्या लेते हैं, अल्टरनेटर के आउटपुट से हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर किया है। यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमने कंसिडर किया एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है रोटर एंगल, और जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है स्टीम इनपुट। ये PS0 स्टीम इनपुट और यहाँ पर ये PS1 स्टीम इनपुट। तो मान लेते जो अल्टरनेटर है वो हमारा नॉर्मली काम कर रहा है, और जो अल्टरनेटर है उसके इनपुट में हमने जो स्टीम जो दिया वो क्या है, वो है PS0 स्टीम। तो PS0 स्टीम इनपुट पर हमारा जो अल्टरनेटर है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो PS0 स्टीम है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, मतलब जो स्टीम इनपुट है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे किसी भी चीज़ का, जब हम लोग इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं तो जो आउटपुट होता है वो भी इंक्रीज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ैन का एग्जांपल ले ले, फ़ैन की जब हम लोग स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, फ़ैन का जो स्पीड है जब हम लोग उसको इंक्रीज़ करेंगे रेगुलेटर के हेल्प से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ़ैन का जो इनपुट है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब हम लोग फ़ैन के इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली फ़ैन का जो आउटपुट होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ऑटोमोबाइल की एक्सेलरेशन को इंक्रीज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपके ऑटोमोबाइल की जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ करेंगी। और ये एक्सेलरेशन है क्या, यह है इनपुट, स्पीड है क्या, यह है आउटपुट। तो जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम का इनपुट इंक्रीज़ करते हैं तो हमें जो आउटपुट होता है उसमें इंक्रीमेंट हमें मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप सडनली अगर किसी भी चीज़ में अगर किसी भी सिस्टम का आप सडन इनपुट अगर इंक्रीज़ कर रहे हो सडनली, तो जो आउटपुट होगा उसमें भी आपको सडन चेंज मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल ड्राइव कर रहे हो और आप चला रहे थे 60 की स्पीड पर आपकी ऑटोमोबाइल, फिर उसके बाद सडनली आपने स्पीड को 60 से कर दिया 70, तो आपके जो ऑटोमोबाइल की जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज़ करने लगेंगी, राइट। इंस्टेंटेनियसली आपने सडनली स्पीड को इंक्रीज़ किया तो ऑब्वियसली आपकी जो ऑटोमोबाइल की जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज़ कर जाएंगी। इन सिंपल वर्ड मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब आप किसी भी सिस्टम के इनपुट को सडनली इंक्रीज़ करोगे तो सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा। मे बी वो ग्रेजुअल हो सकता है मगर जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इनपुट है वो हम लोग कहाँ पर दे रहे हैं, अल्टरनेटर के इनपुट में हम लोग दे रहे हैं स्टीम एनर्जी। तो पहला जो स्टीम एनर्जी थी वो कितनी थी, PS0 थी, और ये PS0 स्टीम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हमें जो रोटर एंगल जो मिल रहा था वो क्या था, वो था डेल नॉट। यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है शाफ्ट इनपुट, शाफ्ट में हम लोग इनपुट में क्या दे रहे हैं, स्टीम एनर्जी दे रहे हैं, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है रोटर एंगल। हमारा अल्टरनेटर चल रहा था और जो अल्टरनेटर है उसका जो स्टीम इनपुट है वो था PS0, और ये PS0 स्टीम इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो रोटर एंगल है वो क्या है, वो है डेल्टा 1, राइट। उसके करस्पॉन्डिंग जो रोटर एंगल है वो क्या है, वो है डेल्टा 0। अभी आप क्या करते हो, जो स्टीम इनपुट है आप उसको इंक्रीज़ करते हो। तो जब आप सडनली स्टीम इनपुट को इंक्रीज़ करोगे, मान लेते हैं आपका जो स्टीम इनपुट है वो PS0 से हो गया PS1, तो जब आप स्टीम इनपुट को इंक्रीज़ करोगे तो आपका जो रोटर एंगल होगा डेल्टा 0 से डेल्टा 1 सडनली चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल की स्पीड अगर आप सडनली इंक्रीज़ करते हो, आई मीन एक्सेलरेटर सडनली इंक्रीज़ करते हो, तो ऐसे केस में जो गाड़ी की स्पीड है वो भी सडनली इंक्रीज़ होगी। आप कोई गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी की स्पीड को आप सडनली, गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है उसको आप सडनली इंक्रीज़ कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपकी गाड़ी की जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने क्या किया, जो स्टीम है उसको हमने इंक्रीज़ किया। तो जब हम लोग स्टीम को इंक्रीज़ करेंगे PS0 से PS1, तो ऐसे केस में जो रोटर एंगल होगा वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो रोटर होता है उसके साथ होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से रोटर का जो रोटर एंगल होगा वो चेंज नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, जब हम लोग स्टीम इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो डेल्टा होगा रोटर एंगल वो चेंज नहीं हो सकता, डेल्टा 0 से डेल्टा 1। व्हेन वी इंक्रीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ स्टीम, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब हम लोग स्टीम के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करेंगे, डेल्टा कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। जो डेल्टा है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता, और जो डेल्टा है वो है क्या, वो है रोटर एंगल। तो जो डेल्टा है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता क्योंकि रोटर का होता है इनर्शिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रोटर इनर्शिया की वजह से क्या होगा, ट्रांजिएंट फॉर्म होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू रोटर इनर्शिया रोटर एंगल डू नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल आउटपुट
विल रिमेन कांस्टेंट, जो कि होगा पी एस नॉट। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने बात किया, जो स्टीम इनपुट है उसको तो हमने इंक्रीज़ कर दिया। स्टीम इनपुट इंक्रीज़ करने की वजह से जो रोटर एंगल है वो चेंज नहीं हुआ। जो रोटर एंगल है वो इंस्टेंटेनियसली डेल्टा नॉट से डेल्टा वन नहीं आ पाया। रोटर एंगल क्यों नहीं आ पाया डेल्टा नॉट से डेल्टा वन? क्योंकि रोटर का था इनर्शिया, और इसके वजह से हमारे सिस्टम में ट्रांसिएंट भी क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने स्टीम को चेंज किया मगर जो रोटर एंगल है वो चेंज नहीं हुआ। रोटर एंगल चेंज नहीं होने की वजह से आपको जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो आपको कैसा मिलेगा? आपको मिलेगा कांस्टेंट, राइट। ये बात हो गई। आपने गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है आपने उसको इंक्रीज़ किया, मगर गाड़ी की जो स्पीड है उसमें आपको कुछ इंक्रीमेंट नहीं मिला। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट भी आपको जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली है क्या? ये है ऑपरेटिंग पॉइंट। यहाँ पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट भी बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो स्टीम इनपुट है उसको तो हमने इंक्रीज़ किया मगर रोटर एंगल चेंज नहीं हुआ। रोटर एंगल इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ क्या? जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो भी हमें कांस्टेंट मिला आउटपुट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये ए और ये बी है क्या? ये है ऑपरेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में आपको जो आउटपुट जो मिलेगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट, वो आपको कैसा मिलने वाला है? कांस्टेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो कैसा होगा? जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो कांस्टेंट होगा। जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो कम होगा किसके कंपैरिजन में? जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो स्टीम इनपुट के कंपैरिजन में कम होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टीम इनपुट को तो हमने इंक्रीज़ कर दिया मगर जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? कि जो आउटपुट है वो कम है इन कंपैरिजन विद द स्टीम इनपुट, राइट। ड्यू टू विच रोटर स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, जिसकी वजह से होगा क्या? जो रोटर है वो एक्सेलरेट होना चालू हो जाएंगी और जो रोटर की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो रोटर की जो स्पीड है वो क्या होने लगेंगी? रोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करने लगेंगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जो सेम जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो रोटर की जो स्पीड होगी वो क्या होती जाएंगी? इंक्रीज़ करते जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो स्पीड होगी रोटर की वो क्या होते जाएंगी? इंक्रीज़ करते जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में अगर स्पीड अगर इंक्रीज़ करते जा रही है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो पॉइंट बी है उस पर जो स्पीड होगी वो ज़ीरो होगी। क्योंकि अगर हम लोग देखें, हम लोग बोल रहे हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो रोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करते जा रही है। अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में रोटर की स्पीड डिक्रीज़ कर रही है, तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते थे पॉइंट बी पर जो स्पीड है वो मे बी ज़ीरो हो जाए। मगर हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो रोटर की जो स्पीड है, मशीन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करते जा रही है। तो ऑब्वियसली पॉइंट बी पर जो मशीन की जो स्पीड होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, जिसकी वजह से होगा क्या? पॉइंट बी जो पॉइंट बी ऑपरेटिंग पॉइंट है वो पॉइंट सी पर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी ए से बी के बीच में, और पॉइंट बी पर जो स्पीड होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, और जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो बी से सी के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, बी से सी पर शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बी से सी के बीच में क्या होगा? बी से सी के बीच में फ्रॉम बी टू सी इलेक्ट्रिकल आउटपुट विल बिकम ग्रेटर देन स्टीम इनपुट। बी से सी के बीच में होगा क्या? जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन विद द स्टीम इनपुट। जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन विद द स्टीम इनपुट। अब आ जाते हैं पॉइंट सी पर। अब ये पॉइंट सी पर होगा क्या? जब हम लोग ए से सी पर जा रहे थे तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन था, जो स्पीड थी वो क्या हो रही थी? इंक्रीज़ कर रही थी, राइट। तो जब हम लोग ए से सी के बीच में जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो जो स्पीड थी वो क्या हो रही थी? इंक्रीज़ कर रही थी। तो ऐसे केस में हमें कौन सी स्विंग मिलेंगी? ऐसे केस में हमें बेसिकली मिलेंगी फर्स्ट स्विंग। ऐसे केस में हमें मिलेंगी फर्स्ट स्विंग, पहली वाली स्विंग हमें मिलेंगी। यहाँ पर अभी आ जाते पॉइंट सी पर। यहाँ पर ये पॉइंट सी पर होगा क्या? जो पॉइंट सी पर जो मशीन की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। पॉइंट सी पर जो मशीन की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएंगी, और जो मशीन की जो स्पीड है वो किसके बराबर में हो जाएंगी? सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में हो जाएंगी। मगर अभी भी पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द स्टीम इनपुट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एट पॉइंट सी स्पीड ऑफ रोटर रिड्यूसेस, और जो रोटर की जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में हो जाएंगी। बट एट पॉइंट सी पर भी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो ज़्यादा इन कंपैरिजन विद द स्टीम इनपुट, या फिर बोल सकते हैं शाफ्ट इनपुट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू विच रोटर विल स्टार्ट टू डी एक्सेलरेट एंड अगेन रोटर स्पीड विल स्टार्ट टू डिक्रीज इन कंपैरिजन विद दिस सिंक्रोनस स्पीड, राइट, सिंक्रोनस स्पीड। और तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पॉइंट सी पर क्या होगा? पॉइंट सी पर जो मशीन की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। स्पीड रिड्यूस हो जाएंगी, मशीन की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम चले जाएंगी।
मगर होगा क्या पॉइंट सी पर, अभी भी पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद दी मैकेनिकल इनपुट। अभी फिर उसके बाद होगा क्या, अभी उसके बाद होगा क्या, पॉइंट सी पर जो मशीन की जो स्पीड है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। फिर उसके बाद अगेन जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा पॉइंट सी से कहाँ पर आएगा, पॉइंट बी पर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जब ऑपरेटिंग पॉइंट पॉइंट सी से पॉइंट बी पर आएगा तो होगा क्या, जो रोटर होगा वो डी एक्सेलरेट करने लगेगा। रोटर डी एक्सेलरेट करने लगेगा जिसके वजह से होगा क्या, रोटर डी एक्सेलरेट करने लगेगा, मशीन की जो स्पीड होगी वो और रिड्यूस होने लगेंगी और मशीन की जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से कम होने लगेंगी। और होगा क्या, जो रोटर एंगल होगा वो भी डिक्रीज़ करने लगेगा, जो रोटर एंगल होगा वो भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पॉइंट सी पर जो रोटर की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएंगी और सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में हो जाएंगी, मगर पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द शाफ्ट इनपुट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल पावर शाफ्ट इनपुट से ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, जो रोटर होगा वो डी एक्सेलरेट होने लगेगा और जो रोटर होगा वो डी एक्सेलरेट होने लगेगा और जो रोटर की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज़ करने लगेंगे इन कंपैरिजन विद दी सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रोटर की जो स्पीड होगी वो कम होगी सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में। तो जो ओमेगा होगा ओमेगा इसके कंपैरिजन में कम होगा और जो रोटर एंगल होगा डेल्टा वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगा और जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो अगेन सी से बी की तरफ शिफ्ट होने लगेगा ड्यू टू डिक्रीज इन रोटर एंगल डेल्टा, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सी से बी के बीच में, सी से बी के बीच में क्या हो रहा है, सी से बी के बीच में जो मशीन है वो डी एक्सेलरेट होने लग रही है, जो मशीन है उसका जो एक्सेलरेशन है वो रिड्यूस कर रहा है सी से बी के बीच में, राइट। अभी होगा क्या, अभी ये पॉइंट बी पर होगा क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग सी से बी होते हुए ए आएंगे तो ऐसे केस में हमें कौन से स्विंग मिलेंगी, ऐसे केस में हमें बेसिकली मिलेंगी सेकेंड स्विंग, ऐसे केस में हमें मिलेंगी सेकेंड स्विंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी आ जाते हैं हम लोग पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर जब हम लोग आएंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो मिनिमम होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सी से बी जब हम लोग आ रहे थे तो जो एक्सेलरेशन था वो डिक्रीज़ कर रहा था, हमने ऐसा नहीं बात किया कि जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो गया था सी पर। सी पर जो एक्सेलरेशन था, जो मशीन की जो स्पीड थी वो क्या हो गई थी, जो मशीन की जो स्पीड थी वो हो गई थी रेड्यूस। सी पर जो मशीन की स्पीड थी वो क्या हो गई थी, रेड्यूस हो गई थी, मगर पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट था वो ज़्यादा था इन कंपैरिजन विद द शाफ्ट इनपुट, जिसके वजह से हुआ क्या, जो रोटर है वो डी एक्सेलरेट होने लगा, राइट। रोटर डी एक्सेलरेट होने लगा जिसके वजह से हुआ क्या, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अगेन पॉइंट सी से पॉइंट बी की तरफ आने लगा, राइट। रोटर डी एक्सेलरेट होने लगा, इसका मतलब जो मशीन की जो स्पीड है वो रिड्यूस होने लगी, तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो पॉइंट सी से पॉइंट बी की तरफ आने लगा। फिर उसके बाद पॉइंट बी पर जो मशीन की जो स्पीड होगी वो हमें कैसी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। एट पॉइंट बी एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम बट नॉन ज़ीरो, पॉइंट बी पर जो एक्सेलरेशन होगा वो मिनिमम होगा मगर आपको नॉन ज़ीरो नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद होगा क्या, फ्रॉम बी टू ए अगेन इलेक्ट्रिकल पावर विल बिकम इक्वल टू द स्टीम इनपुट एंड रोटर विल स्टार्ट टू एक्सेलरेट एट पॉइंट ए। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगेन पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन विद द स्टीम इनपुट, जिसके वजह से होगा क्या, जो रोटर होगा वो अगेन एक्सेलरेट करना चालू हो जाएगा। पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच में हमें डी एक्सेलरेशन मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे ऑपरेटिंग पॉइंट ए पर आ जाएगा तो उसके बाद होगा क्या, अगेन जो रोटर होगा वो एक्सेलरेट करना चालू हो जाएगा और पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच में जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन विद द स्टीम इनपुट। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होना चालू हो जाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट ए से बी के तरफ जाएगा और स्पीड इंक्रीज़ करने लगेंगी, फिर बी से सी के तरफ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ए से जब सी हमने ट्रैवल किया तो हमें मिली फर्स्ट स्विंग, जब हम लोग सी से ए ट्रैवल करेंगे तो हमें कौन सी स्विंग मिलेगी, हमें मिलेंगी सेकेंड स्विंग, हमें कौन सी स्विंग मिलेगी, हमें मिलेंगी सेकेंड स्विंग, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब ए से सी हमने ट्रैवल किया तो हमें मिली फर्स्ट स्विंग, जब सी से ए हमने ट्रैवल किया तो हमें मिली सेकेंड स्विंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वो जो सेम जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दो एरिया मिलेगा, एक एरिया यहाँ पर और एक एरिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसको हमने नाम दिया A1 एरिया और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसको हमने नाम दे दिया A2 एरिया। तो यहाँ पर ये जो A1 जो एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेटिंग एरिया और ये जो A2 जो एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे डी एक्सेलरेटिंग एरिया। तो जो A1 जो एरिया है वो एक्सेलरेटिंग एरिया और जो A2 जो एरिया है वो डी एक्सेलरेटिंग एरिया फॉर फर्स्ट स्विंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पॉइंट सी हमने जो कंसीडर किया है, यहाँ पर ये जो पॉइंट सी हमने जो कंसीडर किया है, जो पॉइंट सी है ये वेरिएबल पॉइंट है, ये पॉइंट सी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, जो पॉइंट सी है वेरी कर सकता है, राइट। और ये पॉइंट सी के बाद अगर ऑपरेटिंग पॉइंट अगर पॉइंट सी के बाद चले गया तो इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये A1 एरिया मिला और यहाँ पर ये A2 एरिया मिला। तो फर्स्ट स्विंग के लिए A1 होगा एक्सेलरेटिंग एरिया और जो A2 एरिया होगा डी एक्सेलरेटिंग एरिया होगा, और हमें फर्स्ट स्विंग ही कंसिडर करना है अकॉर्डिंग टू इक्वल एरिया क्राइटेरिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग पावर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0। यहाँ पर ये जो एक्सेलरेटिंग पावर होगा किसके बराबर में होगा, PS माइनस PE के बराबर में होगा। यहाँ पर ये PS और PE है क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला एरिया कंसिडर करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा PS कर्सर की टिप, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन PS और यहाँ पर ये वाली लाइन वो PE। सिमिलरली ये A2 एरिया कंसिडर करें तो यहाँ से हमें मिलेगा PS और यहाँ से हमें मिल जाएगा PE। तो जो PA होगा बराबर में होगा PS माइनस PE डी डेल्टा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ये इंटीग्रल को हम लोग इवेलुएट करेंगे तो जो आउटकम हमें जो निकल के आएगा वो हमें कुछ इस तरीके से आउटकम निकल के आएगा, और यहाँ पर ये जो आउटकम हमें जो निकल के आया है यही हमें बताएगा सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें नोट डाउन करना है, यहाँ पर ये पॉइंट A, पॉइंट B और यहाँ पर ये पॉइंट C, ये तीनों है क्या, ये है ऑपरेटिंग पॉइंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट C के बाद हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यानी ये पॉइंट C के साथ एसोसिएटेड जो रोटर एंगल होगा वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा मैक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट आफ्टर पॉइंट C सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। पॉइंट C के बाद जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं पॉइंट C के साथ एसोसिएटेड जो रोटर एंगल है वो क्या है, जो रोटर एंगल है वो है डेल्टा मैक्स। तो अगर रोटर एंगल अगर डेल्टा मैक्स से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। वी कैन से इफ रोटर एंगल इज़ मोर देन डेल्टा मैक्स, और रोटर एंगल अगर डेल्टा मैक्स से ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल।